हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सार्च, जहां पर हम आपसे सभी तरह की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपने फील्ड से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। आज की इस वीडियो जो होने वाली है वो हमने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये पूरा वीक हमारा फंडिंग वीक के नाम से ही है और इसमें सारी फंडिंग से रिलेटेड ही वीडियोस आएंगी। तो आज की जो वीडियो आने वाली है ना वो हमारी आने वाली प्री सीड फंडिंग पे। तो प्री सीड फंडिंग कह लें, इससे पहले एक चीज़ है अर्ली स्टेज फंडिंग, जो एकदम स्टार्टिंग में ही चाहिए होते हैं बिजनेस के लिए। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके दिमाग में या फिर आपने कोई स्टार्टअप का आइडिया सोचा, ठीक है, तो आपने स्टार्टअप का आइडिया सोचा, अब आप उस चीज़ को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो फाइनेंशियल लेवल पे बात करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल लेवल पे जैसे आपको कैपिटल की नीड होगी ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए। आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट से मान लीजिए स्टाफिंग या फिर हायरिंग के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए आपको उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगी। अगर आपको कोई इक्विपमेंट्स चाहिए या कोई मशीनरी चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है एट द फाइनेंशियल लेवल। अगर मैं बात करूँ तो अर्ली स्टेज फंडिंग अर्ली स्टेज फंडिंग इसलिए यूज़ होती है बेसिकली ना, ये काफ़ी फंड रेजिंग तो हमेशा से ही एक चैलेंजिंग प्रोसेस रहा है। अर्ली स्टेज फंडिंग एक चैलेंजिंग प्रोसेस इसलिए भी है क्योंकि अभी आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई डेवलप्ड प्रोडक्ट नहीं होता आपके पास। आपके पास सिर्फ एक आइडिया होता है और फिर आप उसको फंड करने के लिए किसी इन्वेस्टर ढूंढते हैं या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली की हेल्प लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी ये चीज़ है कि अर्ली स्टेज फंडिंग क्यों चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं होता, कोई ट्रैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास। तो इन वजह से ना अर्ली स्टेज फंडिंग एक चैलेंजिंग प्रोसेस बन जाता है। ट्रैक्शन रिकॉर्ड मतलब कि मान लीजिए कुछ टाइम में कुछ रिकॉर्ड्स होंगे ना आपके पास, रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे कि हाँ मैं इतने टाइम से ये सेल कर रहा हूँ या फिर आगे के लिए। तो ये चीज़ें अभी अर्ली स्टेज में डेवलप नहीं होती। तो इस वजह से ये चैलेंजिंग प्रोसेस रहता भी है प्री सीड अर्ली स्टेज फंडिंग में। तो अर्ली स्टेज फंडिंग चैलेंजिंग प्रोसेस रहता है जिस वजह से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो अपने बिजनेस को बूटस्ट्रैप करते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? बूटस्ट्रैपिंग होता है कि यूज ऑफ सेल्फ ओन फंड्स। सेल्फ फंड मतलब जो हमारे पास खुद के फंड्स है ना, खुद की सेविंग्स है, मैं अपने बिजनेस को उस पे रन करूं और उस पे चलाऊं, उसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग और स्टार्टअप। इसमें हम किसी भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर, किसी बाहर के पैसे पे रिलाई नहीं करते। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आती है उससे हम अपना बिजनेस को रन करते हैं एट दिस स्टेज, एट दिस सर्टेन पॉइंट, जहाँ पर हम पहुँचते हैं कि हाँ अब हम उस अपने बिजनेस को अपनी फंड्स से इस स्टेज पे ला चुके हैं कि हम एक्सटर्नल इन्वेस्टर के लिए जा सकते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज में क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल डेवलप नहीं होता, हमारे पास ट्रैक्शन रिकॉर्ड्स नहीं होते। तो इस स्टेज पे आ गए हम कि हमारे पास ट्रैक्शन रिकॉर्ड भी है, हमारे पास प्रोडक्ट भी डेवलपिंग स्टेज से आगे है। मतलब थोड़ा सा अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है प्रोडक्ट, लेकिन अभी प्रोडक्ट हमारा डेवलपिंग स्टेज पे है, आगे बढ़ चुका है। तो उस पॉइंट तक आ गया, हाँ अब ढूंढेंगे हम एक्सटर्नल इन्वेस्टर। तो उसके बाद सीड फंडिंग, सीरीज ए, सीरीज बी, सी, तो ये सारी फंडिंग आती है राउंड्स। और ये सारे एग्जांपल हैं बूटस्ट्रैपिंग के इंडिया में। तो उसके बाद हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो करते हैं प्री सीड फंडिंग। तो प्री सीड फंडिंग बेसिकली एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि यूज़ की जाती है एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस डेवलपमेंट के लिए एट द अर्ली स्टेज। आपने अभी बिजनेस अपना स्टार्ट करा तो आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं प्री सीड फंडिंग। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो ये कैसे आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट कैसे किस जरिए से लगता है? आपके पास खुद, अगर आप बूटस्ट्रैप करना चाहते हैं तो आपका खुद का बिजनेस है, आपने खुद का पैसा लगाया हुआ है। आप अगर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले रहे हैं या फिर ज़्यादातर लोगों से क्राउड फंडिंग कर रहे हैं आप लोग। अगर आप किसी इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं तो आपके पास जैसे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स ना प्री सीड फंडिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है एंजल इन्वेस्टर्स। क्योंकि जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर एक तो खुद जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, खुद एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और खुद ने अपना बिजनेस स्टार्टअप करा होता है, खुद बढ़ाया होता है। तो ज़्यादातर एंजल इन्वेस्टर खुद वो रहते हैं एंटरप्रेन्योर्स।
तो ये सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देते अपने स्टार्टअप के लिए कि हाँ अब एक इन्वेस्टर है, उसने अपने आपको पैसा दे दिया और आपने उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ये बेस्ट इसलिए माने जाते हैं एंजल इन्वेस्टर क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, अभी आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है। आपको अगर कोई एंजल इन्वेस्टर मिला है तो उसने आपको पैसा तो दिया ही दिया है, उसके साथ साथ उसको आपका मेंटरशिप करते हैं, वो गाइडेंस देते हैं आपको। आप उनको पता है कि एक स्टार्टअप को खड़ा करने में, एक स्टार्टअप को एक फुली एक्सपैंडेड बिजनेस बनाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को उन्हें पता होता है कैसे हैंडल करना होता है, क्योंकि वो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर और खुद इस चीज़ से जा रखे हैं। तो इसलिए एंजल इन्वेस्टर्स बेस्ट ऑप्शन माना जाता है अर्ली स्टेज यानी प्री सीड फंडिंग के लिए। जैसे कि काफ़ी फेमस टीवी शो था शार्क टैंक इंडिया, तो उसमें भी जान लीजिए जैसे पीयूष बंसल हो गए या फिर अमन सर हो गए, तो ये सारे भी एक एंजल इन्वेस्टर ही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी बिजनेस, जो भी अपना स्टार्टअप लेके आया ना, वो इक्विटी स्टेक्स तो लेने उसके बदले, बट उसके बदले वो उन्हें आगे गाइड भी करेंगे, उन्हें मेंटरशिप भी देते हैं। तो इस तरीके से उनका एक्सपीरियंस, जो खुद अपनी कंपनीज को वहाँ तक लेके गए हैं उस टॉप पॉइंट तक, तो उनका एक्सपीरियंस भी काउंट करता है आपके स्टार्टअप में। तो इस वजह से भी एंजल इन्वेस्टर्स को सबसे बेस्ट माना जाता है प्री सीड फंडिंग के लिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीड फंडिंग काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स। बेसिकली सीड फंडिंग काम कैसे करती है ना, मान लीजिए कोई सीड है, तो एक सीड को प्लांट के, एक ट्री के लिए एक सीड को प्लांट करना, उसके बाद उसको ट्री बनता देखना, फिर उसका उस ट्री से फ्रूट्स लेना। तो बेसिकली प्री सीड फंडिंग भी ऐसे ही काम करती है। आपने एक स्टार्टअप किया, उसमें काम करा, अपने एफर्ट्स डाले, कंसिस्टेंटली आपने उसमें अपने एफर्ट्स डाले, उसको ट्री बनाया, उसको डेवलप करा आगे स्टेज के लिए, उसके बाद जो उसके रिटर्न्स आएंगे ना, उसलिए सीड फंडिंग काम करती है। अगर किसी इन्वेस्टर ने, किसी एंजल इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करा, आपके सीड में इन्वेस्ट करा, तो वो हेल्प कर रहा है उसे ग्रो करने में, उसे ग्रो करेगा ताकि वो जब बिजनेस बड़ा होगा ना तो उसको रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर फ्रूट्स मिलते हैं ट्री से, वैसे उसको रिटर्न्स मिलेंगे उससे रिटर्न। तो सीड फंडिंग भी ऐसे ही काम करती है। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स तो हमने पता समझ लिया कि क्या चीज़ होती है, हम फाइंड कैसे करें एंजल इन्वेस्टर्स को। तो उसके लिए ना कुछ चीज़ें हैं कि फाइंड करने से पहले ना हमको अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, हाउ टू फाइंड योर एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस की, आपके स्टार्टअप की स्टेज क्या है, किस स्टेज पे आपका स्टार्टअप, अर्ली स्टेज पे है, मिड स्टेज पे है या फिर लेट। मतलब कि आपको एक एंजल इन्वेस्टर फाइंड करने से पहले ना अपने स्टेज देखनी पड़ेगी कि आपका स्टार्टअप किस स्टेज में है। अगर आपका स्टार्टअप एकदम अर्ली स्टेज में है, मतलब आपके अभी सिर्फ आइडिया है, आपके पास कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं हुआ, किसी आपकी प्रोडक्ट हो आपके पास डेवलप, आप किसी इन्वेस्टर के पास जाके उसे बता पाएँ, तो ये नहीं होता। तो अर्ली स्टेज आपको ये स्टेज डिसाइड करनी पड़ेगी। मिड स्टेज में आप, मतलब कि आपका प्रोडक्ट अभी डेवलप होना स्टार्ट ही हुआ है, अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, उसमें फर्दर डेवलपमेंट की इश्यूज है, उस फर्दर डेवलपमेंट की यूजेस है, मतलब आपको उसको और डेवलप करना पड़ेगा। तो आप मिड स्टेज में है। लेट स्टेज में मतलब या फिर आपका प्रोडक्ट फुल्ली डेवलप हो चुका है, आपको किसी एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए आगे के लिए चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं। तो ये होती है स्टेज, आपको पहले समझनी पड़ेगी अपने स्टार्टअप की। उसके बाद जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो समझनी पड़ेगी बिजनेस मॉडल, कि आप कौन से बिजनेस मॉडल यूज़ कर रहे हैं या कौन सा बिजनेस मॉडल यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपका स्टार्टअप ही है। तो बिजनेस मॉडल सूट कर लिया। तो बिजनेस मॉडल क्या होता है ना कि कुछ बिजनेस मॉडल होते हैं जिसमें हमें फंड की उतनी ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए कुछ बिजनेस मॉडल है या फिर आपको कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसमें इक्विपमेंट्स मशीनरी है, हैवी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रमोशन के लिए चाहिए या आपकी सर्विसेज हैं। कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स की या फिर ज़्यादा मशीनरी, हैवी मशीनरी चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा फंडिंग चाहिए होगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपना बिजनेस मॉडल सेलेक्ट कर लें। तो बिजनेस मॉडल सेलेक्ट कर लिया ना, उस हिसाब से फिर आप आगे अपने इन्वेस्टर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि उस हिसाब से आपके फंड की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो बिजनेस मॉडल भी सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बिजनेस मॉडल डिफाइन करने के बाद ना आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको कितना फंड चाहिए। ये चीज़ आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी, हाउ मच। तो इसमें एक टर्म होती है स्टार्टअप बर्न रेट। तो इस टर्म का मतलब क्या होता है ना, बेसिकली कि मान लीजिए कि आपने आज आपको फॉर से कि एक अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको चाहिए,
तो वो अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि आपने एक अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर ली किसी इन्वेस्टर के जरिए, तो ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा ही रेज कर ली जिस वजह से आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है आपके बिजनेस में, ठीक है, या फिर आपने कुछ कम अमाउंट सेलेक्ट कर लिया और उससे ज़्यादा आपको नीडेड है, तो आपको ऐसे एक क्रूशियल टाइम पे ना फंड की नीड होगी लेकिन आपके पास फंड नहीं होगा, तो ये बहुत इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेस या आपके स्टार्टअप को आगे ग्रो करने में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस का, आप अपने स्टार्टअप का फंड आपको कितना चाहिए ये भी पहले से डिसाइड करके चलें। तो स्टार्टअप बर्न रेट क्या चीज़ होती है, स्टार्टअप बर्न रेट क्यों यूज़ करते हैं? तो बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, अभी जैसे हमने कोई स्टार्टअप करा तो अभी क्या होगा ना कि जो ज़्यादातर जो भी स्टार्टअप होते हैं ना, उनका गोल ये नहीं होता कि मैं प्रॉफिट कब अर्न करूँ या फिर अगले 6 महीने में, साल में या फिर अगले कुछ सालों में प्रॉफिट अर्न करूँ। उनका बेसिकली स्टार्टिंग से गोल यही होता है कि कैश रिच हो, मतलब वो कैश, मान लीजिए उनके पास एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एट द ईयर एंड उनके पास एक अमाउंट है कैश का, तो उनका अगला ही प्रॉफिट ये ना कि अगला हम प्रॉफिट में जाए, उनका होगा कि अभी जो कैश है ना उससे कुछ भी हो, उससे ज़्यादा 10 रुपये भले क्यों ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी परसेंट हो तो उससे ज़्यादा हो, उससे इसे हम कहते हैं कैश रिच होना। और स्टार्टअप बर्न रेट क्या चीज़ होती है, क्योंकि ज़्यादा जो स्टार्टअप होता है ना वो स्टार्टिंग में बर्न ही करते हैं पैसा, तो एक जस्ट ये कॉमन टर्म दी हुई है इन्हें कि स्टार्टअप बर्न रेट, कि जो भी स्टार्टअप होते हैं वो बर्न ही करते रहते हैं स्टार्टिंग में और वो कैश रिच होने का सोचते हैं। तो जो बेसिकली इसमें इशू होता है ना वो होता है या तो ओवर स्पेंडिंग का, या फिर मान लीजिए आपने स्टार्टअप में फाइनेंस करा है, तो या तो आपने इक्विटी से फाइनेंस करा होगा या फिर डेट के जरिए फाइनेंस करा होगा या लोन, जो भी है डेट में ही आ जाती है वो सारी चीज़ें, इक्विटी या डेट। अगर आपने इक्विटी स्टेक्स दे दी हैं तो आपने ज़्यादा इक्विटी स्टेक कर दिया, आपने ओवर स्पेंड कर दिया है, ज़्यादा मनी ले लिया है, आपने डेट फाइनेंसिंग कर दी तो वो भी इशू हो जाएगा आगे जाके। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको स्टार्टिंग से ही ये पता होना चाहिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, तो ये चीज़ असेस करना बहुत ज़रूरी है। आप वरना फिर आप ओवर स्पेंड कर देंगे चीज़ों को तो उससे आपके स्टार्टअप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा आगे ग्रोथ में, तो इसलिए ये चीज़ असेस करनी ज़रूरी है। तो ये कुछ स्टार्टअप्स हैं और ये उनके बर्न रेट्स हैं जिस हिसाब से उन्होंने बर्निंग रेट है। तो अभी अगली चीज़ जो है कि अब ये देखते हैं कि हमें प्री सीड फंडिंग कब रेज करनी चाहिए, व्हेन टू रेज। हमने हाउ मच से देख लिया कि कितना रेज करना चाहिए, व्हेन टू रेज प्री सीड फंडिंग, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो अगर आपके बिजनेस के, आपके स्टार्टअप में अगर आपने एमवीपी डेवलप कर चुका है, मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है ना कि आपके पास एक प्रोडक्ट का आइडिया तो होता है और वो अभी बन रहा होता है, तो आपको उसमें डेवलपमेंट की काफ़ी स्टेज होती है। अगर आपके पास एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी है ना तो आप प्री सीड फंडिंग के लिए आगे जा सकते हैं, तो आपको तब स्टार्ट करना चाहिए प्री सीड फंडिंग के लिए, क्योंकि प्री सीड फंडिंग होती भी उसी लिए है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है और वो उतना डेवलप नहीं हुआ है तो उसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। प्री सीड फंडिंग उसी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। आपके पास गुड फाउंडिंग टीम है, आपके पास गुड फाउंडिंग नहीं है मतलब जो आपकी टीम है उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज अपनी फील्ड से जुड़ी, या फिर आप जिस बिजनेस में या जिस इंडस्ट्री में आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी नॉलेज है, आपका टारगेट मार्केट क्लियर है। टारगेट मार्केट क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का ना एक टारगेट मार्केट होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं फ्लावर सेल कर रहा हूँ तो मेरा एक टारगेट मार्केट होगा, मेरा हर चीज़ मेरा ओकेजन वाइज टारगेट मार्केट होगा। जैसे मान लीजिए कोई शादी, ये मैरिज फंक्शन है, हल्दी सेरेमनी है, तो उस चीज़ के लिए मेरा डेकोरेशन का टारगेट मार्केट होगा कि जिनकी शादी होने वाली वो मेरा टारगेट मार्केट है। तो ये चीज़ होती है टारगेट मार्केट। अगर आपका टारगेट मार्केट भी डिफाइंड है तो अगर आप यही चीज़ है कि अगर MVP, अगर मिनिमल वायबल प्रोडक्ट है आपके पास फाउंडिंग टीम है एक अच्छी जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है प्रॉपर, या आपका टारगेट मार्केट क्लियर है, तो आप तब प्री सीड फंडिंग के लिए जा सकते हैं। और एक चौथी चीज़ जो इसमें है वो है आइडिया टू प्रोजेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है ना कि सीड फंडिंग, जो प्री सीड फंडिंग होती है ना वो होती है इसलिए कि आपके पास एक आइडिया होता है, आपको उसको प्रोजेक्ट में डालना है, आपको उस प्रोजेक्ट बनाना है। तो इस वजह से अगर आपके पास MVP है, फाउंडिंग में टारगेट मार्केट अच्छा है, आपके पास आइडिया टू प्रोडक्ट है, तो आप तब प्री सीड फंडिंग के लिए जा सकते हैं। तो एक जो हमारी लास्ट चीज़ है इस वीडियो में वो है हाउ टू गेट स्टार्टेड विद प्री सीड फंडिंग। तो प्री सीड फंडिंग से स्टार्टिंग कैसे करें। तो बेसिकली प्री सीड फंडिंग के लिए आप किसी एंजल इन्वेस्टर या फिर किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे होंगे, तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहली चीज़ आपको अपनी प्रेजेंटेशन सिंपल रखनी है, ठीक है। आप
एक बात ध्यान रखिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है उसका टाइम। आप उसका जितना ज़्यादा टाइम खाएंगे ना तो उसको लगेगा कि ये बस टाइम, उसके लिए वो टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन सिंपल रखनी है, टू द पॉइंट, अपने स्टार्टअप के बारे में बताना है, अपनी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करें। ये भी नहीं करना कि आपको जल्दी जल्दी खत्म करके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छे से ना बता पाएँ, तो इसलिए अपने प्रेजेंटेशन को सिंपल रखिए। दूसरी जो चीज़ है वो इंटरेक्ट जेन्युइनली, कि मतलब ऐसा ना लगे कि अगर वो कुछ आपको सजेशंस दे रहा है, इन्वेस्टर आपको कुछ सजेशन दे रहा है या फिर आप कुछ बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना लगे उसकी वो आप उनकी बात नहीं सुन रहे या फिर आप जो उनकी बात कही है वो मान नहीं रहे। तो आपको इंटरेक्शन जेन्युइनली करनी है कि सामने वाले बंदे को भी लगना चाहिए कि हाँ ये मेरी बात सुन रहा है, हाँ मुझ में इंटरेस्टेड है, और दोनों की बॉन्डिंग बैठनी चाहिए। और फिर आप जिस इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं ना, तो नो योर इन्वेस्टर, आप उसके बारे में पहले से पढ़ के जाइए। आपके पास गूगल है, आपके पास इंटरनेट है, आप किसी भी जरिए से उस इन्वेस्टर के बारे में पढ़ के जाइए। आप उसकी ये देखिए कि उस इन्वेस्टर ने पहले कौन कौन से बिजनेस में इन्वेस्टिंग करी, या फिर उसका खुद का एंटरप्रेन्योर है वो, तो उसका कौन सा बिजनेस है, उसके बैकग्राउंड उसके बारे में जानिए। तो अपने इन्वेस्टर को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको डील क्रैक कर पाएंगे अच्छे से। अपनी जो पिच है ना, आप जो अगली चीज़ है वो अपनी पिच, मतलब जो आप पिच करेंगे ना, जैसे आपने देखा होगा शार्क टैंक में, वो पहले आते हैं, वो अपनी पिच रेडी करके आते हैं और पिच देते हैं इन्वेस्टर्स को। तो आपको भी क्या करना है ना, अपनी पिच डेक अच्छी से तैयार करनी है, ताकि आप इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस कर सकें, आप इन्वेस्टर को मना सके कि हाँ हमारा स्टार्टअप अच्छा है और हम वाकई में हम खुद करना चाहते हैं। आप अपना वो करिश्मा दिखाइए उन्हें कि आपके अंदर हाँ अब है वो चीज़ है, वो स्पार्क है कि हाँ वो स्टार्टअप के लिए दिन रात एक कर देंगे और वो स्टार्टअप को ग्रोथ तक लेके जाएंगे, एक्सपेंशन तक, पूरे टॉप तक। आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। आप अपनी पिच डेक अच्छे से रखिएगा और अपने इन्वेस्टर्स को भी सही तरीके से चूज़ करिएगा। आप मान लीजिए आप किसी फील्ड में है ना, तो आप ये देखिए कि जो उस फील्ड में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उस चीज़ में उसमें कौन से इन्वेस्टर ने करा है इन्वेस्ट। तो जो इन्वेस्टर है ना, तो जैसे अगर मेरा फ्लावर्स का बिजनेस है, तो मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाऊंगा तो मैं उस चीज़ को समझूंगा कि हाँ उस बंदे को मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज वो कनेक्ट कर पाएगा। अगर मैं उसके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विस लेके चला जाऊंगा जो उसके कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो इन्वेस्ट कभी नहीं करेगा। तो आपको अपना इन्वेस्टर भी सही तरीके से चूज़ करना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सही से देखनी पड़ेगी अपने सीड फंडिंग के लिए। तो कुछ क्विक टिप्स हैं फॉर रिसीविंग सीड फंडिंग। तो बेसिकली जो आपका आइडिया है ना, वो वर्थ स्पेंडिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा ना लगे कि आपका कोई आइडिया और उस पर कोई वर्थ ही नहीं लग रही इन्वेस्टर को कि इसमें क्या ही वर्थ है, इसमें कौन स्पेंड करेगा। तो आपका आइडिया वर्थ स्पेंड करना चाहिए। करिश्मा, स्पार्क, आप में ना एक स्पार्क, मतलब अगर कोई भी बंदा होता है ना, कोई भी अगर स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो उसके अंदर एक जज्बा होता है, उसको सामने वाले बंदे को दिख जाता है कि हाँ इस बंदे में कुछ दम है और ये करेगा। तो वो चीज़ आपको जब इन्वेस्टर के पास जाएंगे ना, आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी कि हाँ मेरे अंदर जज्बा है और मैं कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को। अपने स्टार्टअप को उस पॉइंट तक ले जाने में मैं दिन रात एक करूँगा और मैं मेहनत करूँगा। तो आपके अंदर ये भी चीज़ें दिखनी चाहिए उस इन्वेस्टर को। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए अच्छी। गुड कम्युनिकेशन स्किल तो हर जगह काम ही आती हैं। ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती ही है किसी भी बेसिस में। आप किसी भी कमेंट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर को मना रहे हैं या फिर इन्वेस्टर से डील क्रैक कर रहे हैं, मनाना नहीं, डील क्रैक कर रहे हैं आप किसी इन्वेस्टर से, तो आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल अच्छी तो चाहिए। आपको बातचीत करने का तरीका अच्छा आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। नॉलेज ये नहीं कि आपकी जीके स्ट्रांग हो या फिर कुछ भी हो, बट आप जिस स्टार्टअप में, आप जिस फील्ड में है ना, तो इन्वेस्टर को ऐसा ना लगे कि उसने कुछ पूछ लिया आगे आपके प्रोडक्ट में और आप सोचने लगे वहाँ पे कि नहीं। जिस बंदे को पता होता है ना अपने स्टार्टअप के बारे में, फुल नॉलेज होती है, तो हाँ उसे तुरंत बता देता है कि ऐसी चीज़ें या फिर ये सारे मेरे प्लान्स हैं, ये मैं ऐसे ग्रोथ करना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट मार्केट है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में प्री सीड फंडिंग में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो हमारी कल आने वाली है सीड फंडिंग के ऊपर, तो उसको भी देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।